क्लास 10th। आजकल हम क्लास 10th की क्षितिज से गद्य पाठों को पढ़ रहे हैं। हम दूसरा पाठ पढ़ रहे थे बच्चों। मैंने लेखक का परिचय और समरी आपको बताई थी। आज मैं पाठ को पढ़ूंगी और उसका जहाँ पर मुझे लगेगा आपको अर्थ बताना चाहिए या प्रश्न किस तरह से आते हैं ये बताते चलूँगी। और आपको भी कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ में न आया हो तो आप मुझसे सीधे पूछ सकते हैं। तो बच्चों मैं स्टार्ट कर रही हूँ पाठ को और साथ ही आपको बताते भी चलूँगी। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। इस पाठ में बाल गोविंद भगत एक गांव के व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो गृहस्थ होते हुए भी, अपने घर के काम करते हुए, कृषि कार्य करते हुए भी इस इतने अच्छी आदतों के थे कि उन्हें लेखक ने सन्यासी कहना उचित लगा है। उन्होंने कहा है कि सन्यासी व्यक्ति कोई अपनी कपड़ों से या गृहस्थ छोड़ देने से नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है वह सन्यासी हो सकता है। तो बाल गोविंद भगत मध्यम आकार के गोरे चिट्टे आदमी थे। ठीक है, गोरा रंग था उनका, 60 से ऊपर के ही होंगे। लेखक अनुमान लगा रहे हैं कि उनकी उम्र 60 से ऊपर होगी। बाल पक गए थे, मतलब सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। उनकी दाढ़ी लंबी नहीं थी, लेकिन वो चेहरे पर लोग क्लीन शेप भी नहीं रहते थे। रोज़ चेहरे पर दाढ़ी दिखाई देती थी और वो कैसी थी? सफ़ेद थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी और कमर में केवल छोटी सी धोती लंगोटी की तरह बांध लेते थे और उनके सिर में कबीर पंथियों की तरह कान तक पहुंचने वाली टोपी रहती थी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहती और जाड़ों में एक कंबल ऊपर से ओढ़ लेते सर्दी से बचने के लिए। इससे अधिक कपड़े वो नहीं पहनते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, मस्तक पर चंदन लगा रहता जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। और वो अपना टीका कैसे शुरू करते बच्चों? नाक से स्टार्ट करते। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते, जो तुलसी की लकड़ी से बनी हुई माला आती है। आप देखते होंगे कहीं हम मंदिर जाते हैं तो ये मालाएं लटकी रहती है, तो उसको बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। तो देखने में लगता है, अगर हम इस वेशभूषा का वर्णन करें, लगता है कोई साधु है, लेकिन लेखक कहते हैं कि वो साधु नहीं थे, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं है, उनकी पत्नी तो नहीं थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनके घर में उनका बेटा और बेटे की वाइफ, मतलब उसकी बहू को उन्होंने, लेखक ने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। थोड़ा खेत भी थे और एक छोटा सा अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं वो होते हैं बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व का वर्णन करिए। जो पहले पैराग्राफ में है उनके व्यक्तित्व के बारे में ही बताया जाएगा। ठीक है, और इसके पश्चात किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन अपना खेत में अपने कृषि कार्य करते हुए भी और परिवार रखकर भी उन्हें साधु कहा जा सकता है। क्यों? ये दे रखा है लेखक ने। ये एक प्रश्न का उत्तर भी है कि बाल गोविंद भगत लेखक की नज़रों में साधु क्यों थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे, कबीर को अपना ईश्वर मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। मतलब उनके जो गीत थे उन्होंने बनाए थे, दोहे गीत, उन्हीं को गाते, उनके पद गाते और उन्होंने जो कहा था, जिस तरह से कहा था वैसे ही काम करते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, कभी किससे झूठ नहीं बोलते और सच्चा व्यवहार करते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। सच्चाई को बोलने में लज्जा का अनुभव नहीं करते थे, संकोच का अनुभव नहीं करते थे। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते और किसी से किसी बिना कारण के झगड़ा भी नहीं करते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। मतलब लोग उनकी आदतों से समझते कि ये मनुष्य ऐसा कैसे हो सकता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते, कभी भी दूसरों के खेत में मल त्याग के लिए नहीं जाते। उन दिनों बेटा गांव में होता होगा कि अपना खेत बचाकर लोग कहाँ बैठ जाते होंगे? दूसरे के खेत में मल त्याग के लिए बैठ जाते होंगे, क्योंकि उन दिनों टॉयलेट्स नहीं होते थे। ठीक है, तो अपना खेत बचाया दूसरे के खेतों में, तो इस तरह से क्या होता होगा? सबके खेत क्या हो जाते होंगे? खराब हो जाते होंगे। लेकिन बाल गोविंद भगत ऐसा
नहीं करते थे। तो ये इस पैराग्राफ में बच्चों क्वेश्चन आ रहे हैं कि बाल गोविंद भगत में कौन से गुण थे जो उन्हें साधु बनाते हैं। तो ये सारा इसमें आ रहा है। सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। उनके खेत में जितना अनाज होता वो उसे कबीर मठ में ले जाते, वहाँ से एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते, उसी से गुजर चलाते। तो जो उन्हें वापस कर दिया जाता अनाज सारा वहाँ रखाते, चढ़ा देते भगवान को, और फिर जो वहाँ से वापस मिलता उसी से क्या करते, अपना परिवार चलाते थे। तो उन्हें कहने का मतलब है वो इतना ही रखते जितना उन्हें खाने के लिए चाहिए, लालच नहीं करते थे, उसे सब बांट देते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। तो लेखक कहते हैं इन सब से भी अधिक मुझे सबसे अच्छा लगता था उनका सुंदर गीत, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, जो हमेशा सुनाई देते उनके आसपास रहने में। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव होते। कबीर ने जो भी लिखा बाल गोविंद भगत उसे गाकर क्या कर देते, सजीव कर देते, अर्थपूर्ण बना देते। आषाढ़ आषाढ़ होता है बच्चों, वैसे यहाँ पर तद्भव लिखा है तो आषाढ़ लिखा है, ठीक है। आषाढ़ ये हिंदी महीने का नाम है, ठीक है। चैत, बैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, इस तरह से जो हिंदी महीने हैं उनके नाम हैं। आषाढ़ का महीना होता है बच्चों बरसात का महीना की रिमझिम है, मतलब बारिश है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, पूरा गांव, समूचा मतलब पूरा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी होती है बच्चों जिन पौधों को पानी और मिट्टी के कीचड़ में लगाया जाता है। धान के लिए पहले खेत में पानी भर लिया जाता है, जब बिल्कुल पानी पानी कीचड़ हो जाता है तो उसमें धान के पौधे रोपे जाते हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, और औरतें आदमियों के लिए, अपने पतियों के लिए, भाइयों के लिए नाश्ता लेकर वो भी पहुंची हैं, और मेड़ पर मतलब खेत के पास पानी रोकने के लिए जो ऊंची जगह बनी होती है उस पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। बरसात का महीना है तो आसमान में बादल हैं, धूप नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही है, पुरवाई मतलब पूरब से आने वाली हवा। ऐसे ही समय यहाँ पर एक प्रश्न बनता है बच्चों कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा बाल गोविंद भगत में किए गए वर्षा ऋतु का वर्णन करिए, ठीक है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर लहर झनकार सी कर उठी। इसी समय जब सब लोग खेतों में धान लगा रहे हैं, लेडीज बैठी हैं, बच्चे उछल रहे हैं, तो एक स्वर पड़ता है सबके कानों में, यह क्या है, कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। लेकिन इस बारे में सब लोग जानते हैं, गांव के लोग, इसलिए इसका परिचय जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत हैं जो पूरा शरीर कीचड़ में डुबोए हुए अपने खेत में धान के पौधों को लगा रहे हैं। रोप रहे हैं मतलब लगा रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। धान के पौधों को बेटा गड्डी की तरह हाथ में उठा लिया जाता है और उससे एक एक पौधा निकाल कर रोपा जाता है। पहले धान के पौधों को किसी और खेत में लगाया जाता है, उनको फिर निकाल लिया जाता है और उनको हाथ में गड्डियाँ लेकर उनको खेत में लगाया जाता है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। तो उनके कंठ से संगीत की जो ध्वनि निकल रही है वो इतनी अलौकिक है, इतनी दिव्य है, ऐसा लग रहा है कि वो सीधे स्वर्ग की ओर जा रही है, ईश्वर की ओर, अलौकिकता की ओर जा रही है। और दूसरी तरफ इस पृथ्वी पर खेत के आसपास खड़े लोग उसे सुन रहे हैं और सब बच्चे खेलते हुए झूम रहे हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ काँप उठते हैं। जो औरतें हैं कलेवा लेकर आई हैं उनके होंठ भी अनायास क्या होने लगते हैं, वो गीत गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं और जो हल चला रहे हैं वो ताल के साथ हल चलाने लगते हैं, खेत जोतने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। आपने देखा होगा कि जब हम संगीत के साथ काम करते हैं तो हमारा काम करने का एक तारतम्य बन जाता है। तो ऐसा ही किसानों के साथ भी हो रहा है। संगीत के साथ उनका जो धान रोपने का वो क्रम है वो क्या हो रहा है, एक लय में चल रहा है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। बाल गोविंद भगत का बहुत सुंदर संगीत है, ऐसा लगता है कि उसमें क्या है, जादू है। भादौ की वह अंधेरी रात अधरतिया। भादौ भी बरसात का ही एक महीने का नाम है। ये भी बच्चों हिंदी महीने हैं। आपको हिंदी महीनों के बारे में जानना चाहिए। ये 12 होते हैं, चैत, बैशाख, जेठ,
आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अघन, पूस, माघ, फाल्गुन। तो भादो महीने की, बरसात के एक महीने की अंधेरी अंधकार से भरी हुई अधरतिया आधी रात, ठीक है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई, ठीक है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो। तो अभी जो लगातार बारिश हुई थी वो खत्म हुई थी, बादल गरज रहे थे, बिजली में कुछ नहीं सुना होगा आप लोगों ने, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दारुओं की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले तक बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की तड़प से चाहे आपको बाल गोविंद भगत का संगीत न सुनाई दिया हो, लेकिन जो झिंगुरों की आवाज़ है या मेढकों की, दादुर होते हैं बच्चों मेढक, की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत की आवाज़ को रोक नहीं सकती। यानी कि इस टर्टर की आवाज़ में या झिंगुर की जो बोलने की आवाज़ है उसमें भी बाल गोविंद भगत का संगीत सुनाई देता है। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खंजड़ी होती है बच्चों ढपली, आपने देखी होगी पिक्चर में या कहीं, उससे छोटी, जो अक्सर छोटी सी होती है, चारों तरफ घुंघरू लगे रहते हैं, उसमें आप बजाएंगे तो ढोलक की आवाज़ भी आती है और घुंघरू की आवाज़ भी आती है। और वे गा रहे हैं, और वो गा रहे हैं, उनके हाथ में खंजड़ी है और गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। तो ये गाना गाया जा रहा है। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती हैं वह अकेली है। तो ये ईश्वर के लिए कहा गया है कि ईश्वर हमारे पास है, लेकिन हमारी आत्मा समझते, हम समझते हैं कि हम अकेले हैं, ऐसा नहीं है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, ठीक है। ये गाने के बोल हैं बच्चों। यहाँ से हाँ पिया, ये गोदी में पिएवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, ये गाने के बोल हैं, उसे लेखक ने फिर समझाया है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। तो आधी रात में जब बादल गरज रहे हों, सन्नाटा हो, तो उनकी आवाज़ अचानक गांव के लोगों को क्या कर देती है, चौंका देती है, आश्चर्यचकित कर देती है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, सब लोग सोए हुए हैं, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो क्या गाने लगे हैं अब, धीरे धीरे रात अंधेरी है, लेकिन बाल गोविंद भगत को नींद कहाँ, वो तो संगीत में खोए हैं। और क्या गा रहे हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, कि हे मुसाफिर सोए मत रहो, यह वक्त सोने का नहीं है, तुम्हारे पास जो भी रखा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। बच्चों ये एक प्रतीकात्मक गीत है कि मनुष्य की उम्र धीरे धीरे बीत रही है, उसे जो भी काम करना है वो समय पर कर लेना चाहिए। कार्तिक आया नहीं, कार्तिक भी है बच्चों एक हिंदी महीने का नाम, कार्तिक शुद्ध तत्सम शब्द है। कार्तिक त के ऊपर क्या लगेगा, र लगेगा। तो यहाँ कार्तिक लिखा गया है तद्भव गांव की भाषा में। आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। कार्तिक का महीना आया नहीं कि बाल गोविंद भगत सुबह उठाने वाले गीत गाने लगते हैं। प्रभातियाँ होती हैं बच्चों, ये भी आ सकता है कि प्रभातियाँ क्या होती हैं, इन्हें कब गाया जाता है। तो प्रभातियाँ होती हैं सुबह गाए जाने वाले गीत। अक्सर आपने सुना होगा राजाओं को उनके गीत गाने वाले जगाया करते थे, या बच्चों को माएँ, जैसे यशोदा का कोई वर्णन पढ़ा होगा आपने, वो अपने बच्चे को जगाती थी, या इनका कौशल्या का वर्णन पढ़ा होगा, वो राम को जगाती थी सुबह। तो उसी सुबह गाए जाने वाले गीतों को, जिनमें ईश्वर के जागने का या बच्चों के जागने का संकेत होता है, उन्हें प्रभातियाँ कहते हैं। आपने भी ऐसी कविताएं सुनी होंगी बच्चों, उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। इस तरह की कविताएं प्रारंभ में काफ़ी पढ़ाई जाती थी, जो अब आपकी पुस्तकों में कम है। तो ये प्रभातियाँ गाने का जो क्रम है वो फागुन तक चलता था। फागुन भी तद्भव शब्द है, इसके लिए तत्सम शब्द है फाल्गुन। एक एक चीज़ देखिएगा, कुछ भी आ सकता है, मे बी एक पैराग्राफ दे दिया जाए और आ जाए फागुन का तत्सम शब्द लिखे तो होता है फाल्गुन, फा के बाद आधा ल लगेगा, ठीक है। इन दिनों वह सवेरे ही, जब कार्तिक का महीना आता था तो वो क्या करते थे, सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते।
गांव से 2 मील दूर और नदी में स्नान करने के लिए चल जाते, बिल्कुल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, गांव से 2 मील दूर नदी में चले जाते स्नान के लिए, वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखर के ऊंची दीवार पर, ठीक है, वहाँ पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते। इतनी ठंडी में भी वो बैठ जाते पोखर के किनारे ऊंची दीवार पर और अपनी खंजड़ी ले जाकर बैठते और गाने टेरने लगते। और गाने क्या होने लगते? टेरना मतलब गाना। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं जल्दी नहीं उठता हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, माघ महीना, देखो अगला महीना आ गया है माघ। माघ में ठंड होती है बेटा बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये भी हिंदी महीने का नाम है। तो आपको इस पाठ को पढ़ने के लिए या समझने के लिए हिंदी महीनों को एक बार देखना पड़ेगा। घर में पूछेगा, मे बी पेरेंट्स को इस बारे में पता होगा बच्चों। तो शुरू से ही लेखक कहते हैं वो देर तक सोने वाले हैं। एक दिन माघ के महीने में अत्यधिक ठंडे में, जिसमें कि दांत किटकिट की आवाज़ कर रहे थे, उनका संगीत मुझे उस पोखरे तक ले गया, उस छोटे से तालाब तक। पोखरा मतलब गांव में पाए जाने वाला छोटा सा तालाब जो वर्षा ऋतु में क्या हो जाता है, भर जाता है, उस पोखरे तक ले गया। तो कहाँ तक चले गए लेखक? उस तालाब तक चले गए जहाँ पर कि कौन गाना गा रहा था? बाल गोविंद भगत सुबह सुबह गाना गा रहे थे। और लेखक क्यों गए? उनके संगीत की आवाज़ से खींचकर उसे सुनने के लिए वहीं चले गए। तो बच्चों आज मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है आज पढ़ने के लिए। बेटा ध्यान से सुनिएगा, आपकी कभी भी परीक्षा होगी तो आपको ये सारे पाठ तैयार होने चाहिए। और आपको मैं फिर बता रही हूँ, सीबीएसई में आपके लिए एक एक शब्द, एक एक लाइन जानना ज़रूरी है। मे भी आ जाए कि लेखक उनके संगीत से खींचकर कहाँ गए और वो प्रभातियाँ कब गाते थे। तो आपको महीनों के बारे में भी, हिंदी महीनों के बारे में भी थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों ये पाठ आज का हमारा इतना हो गया है। और आज मैं आपके लिए एक पैराग्राफ भेजकर उसके क्वेश्चन आंसर करने भेजूंगी। तो आप पैराग्राफ को कॉपी नहीं करेंगे बच्चों, केवल उसके क्वेश्चन आंसर को क्या करेंगे, क्वेश्चन और आंसर आप कॉपी में लिखेंगे। तो एक पैराग्राफ, उस पर आधारित 5 या 4 क्वेश्चन भेजे जाएंगे जिन्हें आपको आज की डेट में अपनी कॉपी में करना होगा। मैं भी आपके साथ डेट नोट कर रही हूँ ताकि मैं बाद में चेक कर सकूँ कि आपने काम पूरा किया है या नहीं किया। तो बच्चों आज हमने इस पाठ पहली बार हमने लेखक के बारे में पढ़ा था, सार पढ़ा था। आज हमने इस पाठ के आधे पाठ को पढ़कर उसका सरल अर्थ आपको समझाने का प्रयत्न किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को ठीक से समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों हम अगली कक्षा में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।